हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल द कनेक्शन। आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज। एक कंट्री जिसका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो दूसरी कंट्री में जाके उसको सेल ऑफ करती है। फर्स्ट कंट्री बेसिकली जो प्रोडक्ट बनाती है दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपोर्टर, and the other country which is buying the product is the importer. For example, let's take a product like shoes. इंडिया शूज़ मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड वो उसको यूरोप में बेचती है। तो इंडिया और यूरोप के बीच में ये जो ट्रांजैक्शन है दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। इन दिस इंडिया इज द एक्सपोर्टर एंड यूरोप में जो भी बायर उसे परचेज कर रहा है दैट इज द इंपोर्टर। जब भी हम अपना बिजनेस डोमेस्टिक मार्केट में करते हैं देन वी आर रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन कंट्री, दैट इज उसी कंट्री में हम अपना प्रोडक्ट बनवाते हैं और उसी कंट्री में हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। बट व्हेन वी आर इनटू एक्सपोर्ट्स वी आर एक्सपोज्ड टू ओवर 194 कंट्रीज। दैट इज हम अपने प्रोडक्ट को 194 कंट्रीज में मार्केट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं और बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट से एक और एडवांटेज ये होता है दैट अगर हम अपने डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई की कमी की वजह से अपने प्रोडक्ट को सेल ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो एक्सपोर्ट्स में हो सकता है कुछ और कंट्रीज में जहाँ पे डिमांड हो, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, उन कंट्रीज में हम अपने प्रोडक्ट को ले जा सकते हैं और वहाँ पर अच्छी सेल कर सकते हैं और अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। नॉर्मली लोगों को लगता है कि एक्सपोर्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत प्रोसीजरस है, काफ़ी सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ से प्रोडक्ट चला जाए उसके बाद वहाँ से अगर पेमेंट नहीं आए तो उसके काफ़ी सारे लॉज हैं, फेमा है, आरबीआई के कुछ स्ट्रिक्ट लॉज हैं, ये सब चीज़ें हैं। बट टू बी ऑनेस्ट एक्सपोर्ट शुरू में ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट जैसे जैसे चीज़ें चलने लगेंगी वैसे वैसे एक्सपोर्ट्स भी आपको ईजी लगने लगेगा। द मेन प्रोसीजरल चैलेंज जो एक्सपोर्ट में है वो है आपके प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, प्राइस कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, बायर के साइड से कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। दैट इज़ द मेन थिंग। डिमांड की कमी कभी नहीं हो सकती अगर आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस पे और अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल है तो। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक्सपोर्ट फिगर्स आर वेरी हेल्पफुल। एक्सपोर्ट्स की वजह से उस कंट्री में फॉरेन रिजर्व इंक्रीज करता है क्योंकि एक्सपोर्ट्स के अगेंस्ट जो पेमेंट्स आती है वो फॉरेन करेंसी में आती है। दूसरी चीज़, एक्सपोर्ट्स की वजह से जो कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है, ग्लोबल मार्केट में वो दिखती है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से हर कंट्री की गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे मेजर्स एंड इंसेंटिव्स लाती है। नॉर्मली इंडियन गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट से बैन नहीं किया है। एवरी प्रोडक्ट इन इंडिया इज़ फ्री टू एक्सपोर्ट एक्सेप्ट सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जिसमें डिमांड एंड सप्लाई देख के एक्सपोर्ट्स अलाउ करा जाता है। लेट्स डिस्कस सम schemes and benefits which Indian government has provided for the exporters. First is duty drawback on exports for customs, central excise and service tax. Under this scheme हम लोगों ने जितना भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं उस पर जो हम टैक्स पे करते हैं वो सारा टैक्स हमें रिफंड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक को सीबीआईसी ने डिफरेंट स्लैब्स के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया गया है। डिफरेंट प्रोडक्ट में डिफरेंट परसेंटेज ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स so that you can find out which product is getting what amount of duty drawback as per the percentage. ड्यूटी ड्रॉबैक लेना बहुत इजी है। आपका प्रोडक्ट जैसे ही इंडियन कस्टम्स में जाके लगता है वहाँ से आपके प्रोडक्ट का एचएस कोड पंच होता है एंड उधर कस्टम्स में ही आपका जो बैंक अकाउंट है वो रजिस्टर्ड होता है। जैसे ही शिपमेंट यहाँ से इंडिया से बाहर जाती है उसके आई थिंक 15 to 20 डेज आपका ड्यूटी ड्रॉबैक आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट इज एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। कुछ प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में ऐसे रॉ मटेरियल या
मशीनरीज या स्पेयर पार्ट्स यूज़ होते हैं जो कि इंडिया में रीडली अवेलेबल नहीं होते हैं। इन दैट केस हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं ताकि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो सके, इन दी एंड वो एक्सपोर्ट हो सके। तो ऐसे केसेस के लिए एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है, दैट इज़ एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। इस स्कीम के तहत जो एक्सपोर्टर ऐसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो जो स्पेयर पार्ट्स हैं या जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इट, प्रोवाइडेड कि उनका जो इंपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है और उसके बाद वो जो प्रोडक्ट बनेगा जो कि एक्सपोर्ट होना है, उसमें 18 मंथ्स का ही टाइम फ्रेम दिया गया है। दैट इज़ आज अगर इंपोर्ट कर रही है कोई कंपनी, उसको 18 मंथ्स तक एक्सपोर्ट ओब्लिगेशन हर हालत में मीट आउट करना पड़ेगा टू गेट द बेनिफिट इन एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। एल्स अगर ये टाइम फ्रेम को मीट आउट नहीं कर पाते हैं तो उनको इंपोर्ट पे जो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हैं वो आगे जाके पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज पोस्ट एक्सपोर्ट EPCG ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। दिस इज सिमिलर टू एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि इसमें जहाँ पे एक्सपोर्टर्स आर नॉट श्योर ऑफ टाइम फ्रेम के उनका जो एक्सपोर्ट ओब्लिगेशन है वो टाइम फ्रेम में मीट आउट हो पाएगा या नहीं, तो इन दैट केस दे ऑप्ट फॉर EPCG लाइसेंस and they pay the taxes and duties which are on the import of raw material or something, and once they fulfill the export obligation, that is जो time frame है उसको fulfill कर लेते हैं, time frame में वो export कर लेते हैं, तो they can claim a refund of their paid taxes and duties. Next is zero duty EPCG scheme. इस scheme में we can import capital goods including spare parts or raw material or machinery for pre-production and post-production without paying any duty, with the condition that जो हमारा ड्यूटी सेव्ड हुई है उसका 6 times एक्सपोर्ट हमें करना है। दैट इज इफ वी आर सेविंग अ ड्यूटी ऑफ 1000 रुपीज, देन आवर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन हैज टू बी 6 times, दैट इज 6000 रुपीज। नेक्स्ट इज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए जिसके लिए जो रॉ मटेरियल है या स्पेयर पार्ट है वो इंपोर्ट ही करना पड़ता है बिकॉज वी डोंट हैव सोर्सिंग फॉर दोज प्रोडक्ट इन इंडिया। इन दैट केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री कर दिया है, दैट इज़ यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस और ड्यूटीज़ ऑन दोज प्रोडक्ट्स, प्रोवाइडेड कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं दैट इज़ ओनली यूज टू मैन्युफैक्चर the end product which is to be exported. Next is Market Development Assistance Scheme, MDA scheme. हर साल ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी सारे शोज़ डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लगते हैं। MDA स्कीम के थ्रू सरकार एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करती है कि वो इन शोज़ में जाएं, अपने प्रोडक्ट की मार्केट करें, अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे दिखाएं ताकि वहाँ से वो ऑर्डर्स फैच आउट कर सकें। इस MDA स्कीम के थ्रू सरकार जो स्टॉल कॉस्ट होती है उसमें रीएम्बर्समेंट देती है। ऑल्सो जो एयर फेयर जो एक्सपोर्टर का होता है दैट इज़ फ्रॉम गोइंग फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्री फॉर द शो, तो उस केस में जो एयर फेयर आता है उसमें भी 40 या 50% की रिबेट सरकार प्रोवाइड कराती है। सो दिस इज़ द MDA स्कीम विच हेल्प्स टू फैसिलिटेट एक्सपोर्टर्स टू ग्लोबलाइज देयर प्रोडक्ट ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज मर्चेंडाइजर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS स्कीम। कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट और हर जगह से वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है ग्लोबली, तो इट इंक्रीजेज इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन प्रोडक्ट्स के लिए सरकार ने MEIS स्कीम रिवॉर्ड स्कीम निकाली है जिसमें जो एक्सपोर्ट्स होते हैं जैसे ही वो रियलाइज होते हैं, दैट इज़ जैसे ही उनकी पेमेंट्स बाहर से आ जाती है तो उनकी FOB वैल्यू के अकॉर्डिंग MEIS रिवॉर्ड स्कीम उसे मिलती है। MEIS रिवॉर्ड्स में एक्सपोर्टर को लाइसेंस सरकार दे देती है विच कैन बी यूज टू फर्दर इम्पोर्ट्स, जिसकी वजह से वो इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री हो जाती है या फिर वो लाइसेंस ओपन मार्केट में जाके सेल ऑफ हो जाते हैं एंड दे कैन गेट द मनी फॉर दैट सेलिंग ऑफ द लाइसेंस। More than 4,000 items of exports are eligible to get the benefit on MEIS scheme.
सो थ्रू एक्सपोर्ट्स कंट्री में फॉरेन करेंसी आती है, जिसकी वजह से उसका रिज़र्व बढ़ता है एंड वो ग्रो करती है। कंपेयर टू दिस, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट इंपोर्ट्स को प्रेफर नहीं करती है। इन स्पेशल केसेस ओनली इंपोर्ट्स इज़ बीइंग अलाउड, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि उस कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आते, तो दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स ओनली फॉर दोज प्रोडक्ट्स। बट इंपोर्ट्स में क्योंकि करेंसी को बाहर जाना पड़ता है, बाहर आप किसी और कंट्री से जब आप माल मंगाते हो तो उस कंट्री में पेमेंट करते हो, जो कि फॉरेन करेंसी में ही आपको करना पड़ता है, जिसकी वजह से फॉरेन रिजर्व में डिक्रीज होता है। दैट्स वाई all the countries who are willing to grow, they are mostly focusing on exports so that their foreign reserves can be increased. इंडियन गवर्नमेंट भी इंपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करती, बट इंडिया में बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं बिकॉज इंडिया में उसकी प्रोडक्शन नहीं है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। एंड जो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी बिल्कुल भी प्रोडक्शन डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ही नहीं, उस केसेस में गवर्नमेंट फैसिलिटेट इंपोर्ट्स को ऐसे करती है कि वो उसके इंपोर्ट ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस को कम कर देती है। लेट्स सपोज एक टाइम पे इंडिया में कभी मोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, उस टाइम पे सारा मोबाइल इंपोर्ट होता था, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट ड्यूटी एंड टैक्सेस आते थे वो 5% आते थे। जैसे जैसे इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू होने लगी, कुछ कंपनीज आके मैन्युफैक्चर करने लगी, तो इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए गवर्नमेंट ने उस टैक्स स्लैब को बढ़ाना चालू कर दिया, एंड ताकि इंडियन मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा से ज़्यादा सेल मिल सके एंड इंपोर्ट्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो सके। सो दीज आर ऑल द स्कीम्स। वी विल डिस्कस सम अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर मेरा इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।